साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिवोर्स के दाव पेच को। एक मामले में कंसर्न ट्रायल कोर्ट से हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट हुआ, जिसकी अपील वाइफ ने करी और अल्टीमेटली वाइफ वो अपील हार गई। तो क्या क्या दाव पेच हस्बैंड के रहे, क्या क्या पॉइंट उसने ट्रायल कोर्ट में रेज करे और अंतोगत्वा वो ना केवल ट्रायल कोर्ट से जीता अपितु उसका जजमेंट हाई कोर्ट जाकर भी अपील रहा। ये जानकारियाँ होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब भी आप डिवोर्स की पिटीशन ड्राफ्ट करते हो और आप किसी एडवोकेट के पास नहीं जा रहे हो या आपका एडवोकेट कॉम्पिटेंट नहीं है, इन चीज़ों को समझता नहीं है और गलत ड्राफ्टिंग आप लोग करते हो तो अच्छे से अच्छा केस भी आप लोग ख़राब करते हो। तो कुल मिला के हमें समझना है कि कैसे हमें ड्राफ्टिंग्स करनी है, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है और कैसे हमें एफिशिएंटली वर्कआउट करते हुए केस को जीतना है। देखो, छोटी सी बात है, ये सब कहने की बातें हैं कि नए गरीबों के लिए, कोई नए गरीबों के लिए नहीं है। अगर आपके पास कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, आप लीगल समझते हो, आप ढंग से अपना पक्ष रख सकते हो तो ही आप जीतोगे। और इसके अलावा मनी फैक्टर तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, अदरवाइज कोई भी रिलीफ कोर्ट में नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ बैठ के आपको, और ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी आपको सेटल करके कि आप लिटिगेशन में जा रहे हो तो खर्चे आपके होंगे। भाई आना जाना हो गया, कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया तो खर्चा आपका है, आपको एडवोकेट एंगेज करना तो खर्चा है, हार गए अपील करनी तो खर्चा है, तो खर्चे होंगे। पर अगर लीगल चीज़ों को समझ लोगे और वर्कआउट कैसे करना वो समझ लोगे तो एक्सपेंसेस के बाद कम से कम ये तो रहेगा भाई हमें रिलीफ मिली है। अदरवाइज कई लोग तो ऐसे हैं कि रुपये का रुपया खर्च हो गया, रिलीफ कुछ नहीं मिला और घूम फिर के वही हम आ गए। तो कुल मिला के मेरे भाई, अपने को लीगली, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी अपन रियल में केस जीतेंगे। बाकी सब बकवास है। क्लियर है? तो साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो। जो हस्बैंड ने पॉइंट रेस करे वो बताऊंगा, वाइफ ने क्या पॉइंट रेस करे उसको बताऊंगा और कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है उसको बताने वाला हूँ। तो साथियों, शुरू कर रहा हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, इस मामले में जजमेंट जो पास किया है, ये पास किया है ऑनरेबल MP हाई कोर्ट ने, और जो बेंच है वो है जबलपुर की, और जो कंसर्न पक्षकार हैं वो हैं संतोष मीणा और सिद्धार्थ BS मीणा। साथियों, इस मामले में एक अपील पेश की गई थी बाय द वाइफ। उसका कंटेंशन ये था कि जो डिक्री ऑफ डिवोर्स पास किया है बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट, जो कि है एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, ये गलत है एंड जजमेंट इज लायबल टू बी सेट असाइड। यहाँ पर रिलीवेंट फैक्ट्स क्या थे कि जो अपीलेंट और रेस्पोंडेंट हैं ये हस्बैंड वाइफ है। इनकी शादी हुई 31/1/2009 को अलवर में एज पर हिंदू राइट्स एंड कस्टम, एज पर कस्टम प्रिविलेंट इन द सोसाइटी। क्योंकि ये जो मीणास कम्युनिटी है ये गवर्न नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट से, इनका अपना कस्टम है, जिस कारण ये लोग उस कस्टम के अकॉर्डिंग शादी करते हैं और इसी कस्टम से इनका तलाक होता है। और कोर्ट इनके मामलों को एडजुडिकेट नहीं कर सकता है, जिस कारण यूजुअली ये डिवोर्स फाइल करते हैं और कोर्ट से डिक्लेरेशन सीख करते हैं कि हमको डिक्री ऑफ डिवोर्स वो दी जाए। साथियों, 12/4/11 को जो ये कपल है उसको एक बच्चा हुआ। ये जो मैरिज है ये फेलियर हो गई और वाइफ के अपर्टमेंट क्या था कि जो हस्बैंड का बिहेवियर है वो काफ़ी क्रूएल है, काफ़ी रूड है, डिसरेस्पेक्टफुल है और डिसग्रेसफुल है। और ये एलिगेशन यूजुअली डोमेस्टिक वायलेंस में और 498 के मामलों में हमारे खिलाफ लगाए जाते हैं। और इस बिहेवियर से एग्रीड होकर वो अपने बच्चे सहित मुंबई चली गई 13/8/2013 को, और अल्टीमेटली वो अपने पीयर आ गई भोपाल के अंदर। और उसके बाद दोनों पक्षकारों के मध्य लिटिगेशन स्टार्ट हो गए। 6 फरवरी 2014 में एज पर कस्टम प्रिविलेंट इन द सोसाइटी, जो ये हस्बैंड था इसने एक डिवोर्स की पिटिशन फाइल करी बिफोर पंचास आर्बिट्रेटर ऑफ द सोसाइटी, और उसने कई एलिगेशन वाइफ पर लगाए। पर जो पंचास थे सोसाइटी के, उन्होंने कोई भी ऑर्डर देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने डिवोर्स सीख करने की पिटिशन लगाई जयपुर कोर्ट में। जयपुर एक जिला है राजस्थान में, और सब्सिक्वेंटली ये ट्रांसफ़र हो गई भोपाल के अंदर बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट यूजुअली ऑर्डर पास करता है, बट रिसेंट कुछ जजमेंट भी आए हैं जहाँ पर ऐसे ऑर्डर रिफ्यूज़ भी किए गए। और जो अपीलेंट वाइफ थी इसने केस किया 498 है IPC का, मालूम है आपको, जो यूजुअल होते हैं, सेक्शन 4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट का, अगेंस्ट दी हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ एट महिला पुलिस थाना भोपाल। बट पुलिस ने कोई भी एक्शन इस पर नहीं लिया, जिसके बाद ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में गई, वहाँ पर इसने अपने बयान कराए, गवाह के बयान कराए, और इसके अलावा इसे डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल किया, और इसके अलावा सेक्शन 9 का केस भी इसने फाइल कर दिया, जो कि उसने बाद में विड्रॉ कर दिया। और जो कंसर्न हस्बैंड था इसने खुद को गार्जियन डिक्लेयर करने के लिए और बच्चे की कस्टडी के लिए केस फाइल कर दिया। तो ये थे राउंड ऑफ लिटिगेशन। 28 फरवरी 2015 को पिटिशंस को हियर करने के बाद पिटिशंस का हियरिंग हुआ। तो जो ये कंसर्न हस्बैंड है, इसके जो 2 एसोसिएट्स हैं, इसने जो कंसर्न अपीलांट है या जो उस हस्बैंड की वाइफ है उसको असॉल्ट किया और उसको कई इंजरीज कॉज करी और उसे जान से मारने की धमकी दी, जिस पर एक FIR 143/2015 दर्ज हुई अंडर सेक्शन 294, 323, 506, 34 IPC के तहत। और इसका प्राइमरी एलिगेशन क्या था कि जो ये इंसिडेंट है
ये जो इंजरी है इसको जान से मारने की नीयत से कारित की गई थी। और जो कंसर्न रेस्पोंडेंट है इसने भी क्रॉस एफआईआर जो है दर्ज करा दी 363 आईपीसी में, और इसका एलिगेशन ये था कि जो कंसर्न अपीलांट है ये अपने ही बच्चे को जो है किडनैप कर रही है। और जो ये अपीलांट था इसने एक पिटिशन जो है प्रेफर करी बिफोर द हाई कोर्ट, और इसने कोर्ट से ये प्रेयर करा कि मैं अपने बच्चे का अपहरण नहीं कर सकती हूँ, और अपने बच्चों को अगर मैं लेके जा रही हूँ तो ये किडनैपिंग की परिभाषा में नहीं आएगा। और अल्टीमेटली जो ये पिटिशन थी वो अलाउ हो गई, और 16 मई 18 को कोर्ट ने होल्ड किया कि जो अपीलेंट है ये नेचुरल गार्जियन है, जिस कारण इस पर कोई भी चार्ज जो है बच्चे किडनैपिंग का फ्रेम नहीं हो सकता है। तो जानकारी कितनी अपने को अच्छी मिल रही है इस केस में। तो कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि अगर कोई माँ या कोई बाप अपने बच्चे को लेके जा रहा है तो उस पर किडनैपिंग का केस जो है नहीं बनेगा। मोटी मोटी बात ये है। और ये ऑर्डर जो है चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को अपील कर दिया 3 फरवरी 2018 को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 2 बात समझी कि लिटिगेशन जो है वेरियस फाइल हुए, और जो काउंटर लिटिगेशन था हस्बैंड का कि वाइफ ने जो है बच्चे को किडनैप कर लिया, वो अल्टीमेटली फेलियर रहा, और कस्टडी जो है हैंडओवर हो गई माँ को। और इन द मीन वाइल हस्बैंड जो है सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट से भी वो हार गया। यहाँ पर साथियों हस्बैंड ने जो है डिवोर्स फाइल किया ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी एंड डेजर्शन, और कंसर्न फैमिली कोर्ट ने क्रुएल्टी ग्राउंड को प्रूव मानते हुए डिवोर्स तो ग्रांट कर दिया, पर कोर्ट ने लिखा कि जो कि हस्बैंड डेजर्शन जो है प्रूव नहीं कर पाया, जिस कारण हम उस ग्राउंड पर उसको डिवोर्स जो है नहीं दे सकते, और अल्टीमेटली डिक्री ऑफ डिवोर्स से मैरिज को जो है डिसॉल्व कर दिया गया। अब अपीलांट ने जो है ये अपील जो है पेश करी, और उसने जो है असाइल्ड किया इम्प्यून ऑर्डर को। उसका कहना है कि कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे और कंटेंशंस थे कंसर्न रेस्पोंडेंट के, उनको कंसिडर करा, पर मेरी कोई भी बात जो है कंसिडर नहीं करी। यहाँ पर उसका तर्क है कि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है। ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को जो है रॉन्गली बिलीव किया है, और इसके अलावा जो कंसेंट रेस्पोंडेंट का कैंडिडेट था उसको भी जो है मिसजज किया गया है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसेंट जो हस्बैंड है इसको पंचायत ने जो है डिवोर्स को रिफ्यूज़ कर दिया, और इस फैक्ट को भी जो है कंसेंट ट्रायल कोर्ट ने इग्नोर कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंडक्ट है हस्बैंड का वो ना तो जस्ट है और ना ही फेयर है टूवर्ड्स द अपीलेंट। और इसके अलावा उसने कहीं फ्राइबर्स कंप्लेंट लॉन्च करी अगेंस्ट द वाइफ, और इसमें भी जो है वाइफ को रिलीफ मिली। और इसके अलावा जो मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन थे इसको भी कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने अवॉइड किया। और इसके अलावा जो मैंने केस किया है 498A आईपीसी का, इस फैक्ट को भी जो है इग्नोर किया है, जिस कारण उसने कोर्ट से प्रार्थना करी कि जो ये डिग्री ऑफ डिवोर्स है इसको सेटिस्फाइड किया जाए। यहाँ पर हस्बैंड ने जो है इस अपील का विरोध किया। कोर्ट ने राइवल कंटेंशंस को जो है कंसिडर किया। सबसे पहले कोर्ट ने जो है रिकॉर्ड को देखा। कोर्ट का कहना है कि हस्बैंड जो है एग्जामिन हुआ इस केस में, और इसके अलावा 5 विटनेसेस जो है एग्जामिन हुए हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो है एग्जिबिट हुए हैं, वाइफ के बयान भी हुए हैं, और उसके गवाह के बयान भी रिकॉर्ड किए गए। सबसे पहले कोर्ट ने रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ बी भगत वर्सेस बी भगत पे। कोर्ट का कहना यह कि मेंटल क्रुएल्टी जो है डिफाइन नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कंडक्ट अपोजिट पार्टी का इस तरह से है कि जो कंसर्न विक्टिम है उसको मेंटल पेन है या सफरिंग है, एंड दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द पार्टी टू लिव विद द अदर पार्टी और अपोजिट पार्टी, तो ये इंसिडेंट ऑफ क्रुएल्टी है। और अगर पार्टीज के बीच में इस तरह का रवैया है कि दोनों ही पक्षकारों का एक छत के नीचे रहकर सहवास संभव नहीं है और रीजनेबली रहना संभव नहीं है, इन दैट सिनेरियो इट इज़ अ फिट केस टू इंग्लैंड डिग्री ऑफ डिवोर्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रॉन्ग पार्टी है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, पर इस तरह कंडक्ट जो है रिकॉर्ड पर है कि अपोजिट पार्टी का साथ रहना संभव नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव दैट द मेंटल क्रुएल्टी इज एज टू कॉज इंजरी टू द हेल्थ ऑफ द पिटिशनर। ये प्रूव करना आवश्यक नहीं है। कोर्ट को जो है कंक्लूजन अराइव करते हुए पार्टीज के सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक लेवल, इनके रेजिबिलिटी टू लिव टुगेदर, इन फैक्टर्स को जो है देखना चाहिए। अगर साथ रहना संभव नहीं है और इस तरह कंडक्ट जो है पार्टीज का रहा है कि एक दूसरे के साथ जो है ये नहीं रह सकते हैं, और जो अपोजिट पार्टी है उसकी लाइफ और लिबर्टी जो है इन डेंजर है, इस सिनेरियो में डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है ग्रांट कर देनी चाहिए। और कोर्ट ने समर घोष बनाम जया घोष के निर्णय को भी जो है रिलाई किया, और उसमें कई प्रिंसिपल्स जो है लेड डाउन हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। साथियों इसके अलावा रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ समर घोष वर्सेस जया घोष पर भी। इसमें क्या प्रिंसिपल लेड डाउन हुए हैं कि नो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड कैन एवर बी लेड डाउन फॉर गाइडेंस, येट वी डीम इट एप्रोप्रिएट टू इन्यूमरेट सम इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि हम कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला लेड डाउन नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे इंस्टेंस को हम रख रहे हैं जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं केस ऑफ मेंटल क्रुएल्टी। वो क्या क्या है? ऑन कंसिडरेशन ऑफ द कंप्लीट मेंटल लाइफ ऑफ द पार्टीज, एक्यूट मेंटल पेन, अगोनी एंड सफरिंग एज वुड नॉट मेक पॉसिबल फॉर द पार्टीज टू लिव विद ईच अदर। कई बार ऐसा होता है कि देखो वाइफ लगाती है झूठे आरोप कि मेरा पति रंगीन मिजाज है, मेरा पति के साथ कई लड़कियों का अवैध संबंध है, ये मेरा पति मुझे मारता है पीटता है, बट वो आरोप जो है स्टैंड नहीं कर रहे हैं। और जब आप उससे टेक्निकल जीरा करते हैं और वो आरोप जो है स्टैंड नहीं कर पाते हैं इवन इन द सिविल कोर्ट, जो कि आपका डिवोर्स पिटिशन सुन रहा है, तो वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूट करता है इंस्टेंस ऑफ द एक्यूट मेंटल पेन। भाई इनका तो आजकल हैबिट है कि कुछ भी आरोप लगा दो, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात वो जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप स्टैंड भी करने चाहिए।
बाय द सपोर्टिंग एविडेंसेस, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो चाहे वो ऑकुलर हो। और अगर गवाहों के बयानों में विरोधाभास आएगा और सपोर्टिंग एविडेंस फाइल पे नहीं होगा तो उसका फ़ायदा हस्बैंड को मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको जिरह करनी है। और दूसरी बात, सिचुएशन इस तरह से है कि जो रॉन्ग पार्टी है कैन नॉट रीजनेबली बी आस्क्ड टू पुट अप विद सच कंडक्ट एंड कंटिन्यू टू लिव विद द अदर पार्टी। कि जो रॉन्ग पार्टी है, जो गलत करने वाली पार्टी है, उसका बिहेवियर इस तरह से है कि उसके साथ जो विक्टिम है ना तो वो रह सकता है और ना ही रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देन इट इज़ ऑल्सो एन इंस्टेंस ऑफ द मेंटल क्रुएल्टी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मियर कोल्डनेस और लैक ऑफ अफेक्शन कैन नॉट अमाउंट टू क्रुएल्टी। फ्रीक्वेंट रूडनेस ऑफ लैंग्वेज and apart from that, indifference, neglect may reach such a degree that it makes a married life for the opposite party absolutely intolerable। भाषाएं जो है अब्यूजिव यूज़ की जा रही है, इनके जो टेस्ट और कल्चर में जो है डिफरेंस है और दोनों का एक साथ कंफर्टेबल नहीं है एक ही जोन के अंदर, तो वहाँ पर ये जो है ग्राउंड बनता है मेंटल क्रुएल्टी का और हस्बैंड जो है डिवोर्स सीख कर सकता है। इसके अलावा मेंटल क्रुएल्टी जो है एक स्टेट ऑफ माइंड है और जो ये फीलिंग्स आती है माइंड में टूवर्ड्स द कंडक्ट ऑफ द अपोजिट पार्टी, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट अगर इस तरह की फीलिंग्स है कि उसको डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कॉज हो रहा है, देन इट मे बी एन इंस्टेंस ऑफ द मेंटल क्रुएल्टी। उदाहरण के लिए वाइफ जो है इसको डिप्रेस कर रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, उसके फ्रेंड्स आ गए उनके सामने उसकी बेइज्जती कर रही है, देन मेंटल क्रुएल्टी कुड बी अज्यूम। और सस्टेन्ड कोर्स है अब्यूजिवनेस का, कि लगातार गाली गलौज करना, उसको ह्यूमिलेट करना, उसको डिस्कम्फर्ट करना, उसके लोग आ रहे हैं मिलने वाले उनके सामने गाली गलौज करना, देन इट इज़ एन इंस्टेंट ऑफ द मेंटल क्रुएल्टी। और इसके अलावा सस्टेन अनजस्टिफिकल कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ वन स्पाउस एक्चुअली अफेक्टिंग द फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ द अदर स्पाउस। कि जैसे रात में जगा दिया, रात में उसको जो है मार पीट रही है, रात में उसको परेशान कर रही है और उसकी जो है बेइज्जती कर रही है और इस तरह से वो कंडक्ट कर रही है कि एक्चुअल वो अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा। जैसे उदाहरण के लिए वो अपने फ्रेंड को लेकर आया, कई बार आपने देखा भी होगा, और वाइफ को बोलता कि साहब मेरे फ्रेंड है, मैं इनके लिए चाय वगैरह बनाओ, नाश्ता बनाओ। तो कई बार क्या देखा आपने ऐड में कि भाई मैं क्यों बनाऊँ, मैं इनकी नौकर थोड़ा लाऊँ। तो ये कंडक्ट जो है अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ को जो है अफेक्ट करने वाला, कि आज मेरा कोई फ्रेंड आया उसके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, ठीक है जी। और सस्टेन कंडक्ट है और नेगलेक्ट जो है कंसर्निंग द मैरिटल एंड कॉन्जुगल राइट्स। तो इस सिनेरियो में भी जो है मेंटल क्रुएल्टी के इंसिडेंट आते हैं। और कंडक्ट जो है रिगार्डिंग सेल्फिशनेस, रिगार्डिंग जेलेसी, रिगार्डिंग अनहैप्पीनेस, रिगार्डिंग डिससेटिस्फैक्शन, ये भी ग्राउंड है क्रुएल्टी प्रिज्यूम करने के लिए। अगर मियर वियर एंड टीयर है देन इट कुड नॉट बी अ ग्राउंड, पर कंडक्ट इस तरह का होना चाहिए कि जो कंसर्न अपोजिट पार्टी है उसके साथ विक्टिम का रहना जो है पॉसिबल नहीं है। तो इस सिनेरियो में कोर्ट जो है क्रुएल्टी को प्रिज्यूम करते हुए डिवोर्स जो है ग्रांट करेगा। कुल मिला के जो है कई प्रिंसिपल्स जो है लेड डाउन हुए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय वेरियस हाई कोर्ट एंड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। साथियों, इसके अलावा जजमेंट था विश्वनाथ वर्सेस सरला विश्वनाथ का, उस पर भी जो है रिलाई किया गया। और यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया कि इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन सोशल स्टार्टर टू विच द पार्टी बिलोंग्स, देयर वेज टू लाइफ, रिलेशनशिप, टेम्परामेंट, इमोशन, that is conditioned by social status. The fact and circumstances are to be asserted, emerging from the evidence on record, and thereafter a fair inference has to be drawn. Whether the petitioner in the divorce petition has been subjected to mental cruelty due to the conduct of the others. तो ये सारे पैरामीटर्स जो है देखने पड़ेंगे to assume the इंसिडेंट ऑफ द मेंटल क्रुएल्टी। इसके अलावा नरेंद्र के मीणा का जजमेंट जो कि रिपोर्ट हुआ है 2016 SCC पेज 455 पर, इसमें क्या है कि हस्बैंड पर अगर वाइफ का दबाव है कि वो घर से अलग हो जाए और इस तरह से वाइफ जो है हस्बैंड को परेशान कर रही है, एंड एविडेंस शोज दैट की फैमिली वाज वर्चुअली मेंटेन्ड फ्रॉम द इनकम ऑफ द अपीलेंट। इस सिनेरियो में कोर्ट ने ऑब्जर्व करा इंसिडेंट ऑफ द क्रुएल्टी। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि जो कंडक्ट है अपोजिट पार्टी का वो होना चाहिए मिस्चीवियस, और इस तरह कंडक्ट की हस्बैंड का जो है रहना पॉसिबल नहीं है, या वो लगातार उसको मेंटली और फिजिकली हैरेस कर रही है, उसको मेंटली और फिजिकली इल कर रही है और उसके हेल्थ इश्यूज़ को जो है अफेक्ट कर रही है। तो उस सिनेरियो में हस्बैंड को जो है डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है मिलेगा। यहाँ पर जो कंसेंट हस्बैंड है सिद्धार्थ मीणा, उसने डिपोज किया अपने बयानों में कि वाइफ जो है उसको काफ़ी घमंड है, वो एरोगेंट है, इसके अलावा शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसके अलावा उसका बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स्ड है, क्योंकि वो बिलोंग करती है टू द IPS फैमिली। और जिस दिन वो अपने ससुराल में आई थी उस दिन से वो जो है सबसे बदतमीजी करती है और उसको ट्रेडिशंस की और जो कल्चर उसकी कोई भी परवाह नहीं है। और जो उसके घर वाले हैं उसने जो है इसको एक्टिवली सपोर्ट किया है, ये कंडीशन हस्बैंड का रहा है। इसके अलावा जो एल्डर फैमिली मेम्बर्स हैं, सोसाइटी के मेम्बर्स हैं, उनसे इसका बिहेवियर जो है डिसरेस्पेक्टफुल है, डिसग्रेसफुल है। शी यूज़ टू इंसल्ट द फैमिली मेम्बर। इसके अलावा ये लगातार जो है गाली गलौज करती है, अब्यूज़ करती है, मेंटली फिजिकली टॉर्चर करती है, और इसका बिहेवियर जो है फ्यूरियस है, ये यूज़ टू मिसबिहेव करती है और लगातार ये अपने पीयर जाती रहती है और काफ़ी कम टाइम जो है ससुराल में रुकती है। तो ये बिहेवियर जो है सफिशिएंट है टू कंसीडर द इंसिडेंट ऑफ क्रुएल्टीज़।
ठीक है ना। इसके अलावा उसका ये भी आरोप है कि वाइफ ने जो है इस पर झूठा केस किया, और इसके अलावा इसका ये भी कंटेंशन है कि इस केस को जो है झूठा माना गया। उसका ये भी कंटेंशन है कि जो कंसर्ट रिस्पोंडेंट है, इसके मदर ने भी जो है कंप्लेंट दी है अगेंस्ट द अपीलेंट एंड हर फादर कि इन लोगों ने जो है हैरेस किया है। उसका ये भी कंटेंशन है कि उसे बच्चे की इंटरिम कस्टडी मिली थी, जिसको भी वाइफ ने जो है फोर्सफुली छीन लिया। तो ये सारे इंसिडेंट जो है सफिशिएंट है टू कंक्लूड दैट शी इज़ डेलिबरेट। और उसके जो अदर विटनेसेस थे उसने जो है इस बात को सपोर्ट भी किया। और इसके अलावा वाइफ और उसके अन्य गवाह के जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे लिए गए। अब एक बात साथियों समझ में नहीं आती है, जो यहाँ पर भी हुआ कि वाइफ एक तरफ तो कहती है कि भाई मैं जो है डिवोर्स खारिज करने की मांग करती हूँ, वहीं दूसरी ओर पति पर उसका आरोप है कि मेरा पति दहेज का लोभी, अत्याचारी है, मार पीटने वाला है, और जो है इसके साथ मैं सुखी नहीं रह सकती हूँ। ये कंटेंट जो है कई बार फेडरल हो जाता है अपोजिट पक्षकार के लिए। अगर वाइफ साथ में रहना चाहती है तो घर कैसे बचेगा कि दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण आचरण हो, दोनों कंफर्टेबल हो। अगर वाइफ हस्बैंड को जेल भेजना चाहती है और वाइफ कहती है कि साहब मेरे साथ इसने क्रूरता करी है, इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इसको जेल भेजा जाए, तो उस स्थिति में घर नहीं बच सकता। और इसके अलावा जो स्टेटमेंट थे वाइफ के और अन्य गवाह के, उसमें काफ़ी गंभीर जो है विरोधाभास था। कुल मिला के वाइफ जो है घर बसाना चाहती हो और वो सिंसियर हो इस एफर्ट में, ऐसा कोई भी फैक्ट जो है निकल के नहीं आया। तो कोर्ट ने लीगल थ्योरी के पर्सपेक्टिव में सारे फैक्ट्स को स्क्रूटनाइज करते हुए जो डिक्री ऑफ डिवोर्स था उसको अपील करते हुए जो वाइफ की पिटिशंस थी उसको खारिज कर दिया। और अल्टीमेटली कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि जो भी ग्राउंड्स पतरा वाले भी मौजूद हैं, तो ऐसा कोई ग्राउंड जो है वाइफ शो नहीं कर पाई कि इम्प्यूट जजमेंट कैसे गलत है और कैसे उसमें जो है इंटरफेरेंस किया जाए। और अल्टीमेटली कोर्ट ने लिखा कि अपील इज सेंस सबस्ट्राटम एंड इट्स लायबल टू बी डिसमिस्ड इन टोटो। साथियों कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप डिवोर्स फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने फैक्ट्स को ब्रीफ आउट करें, उसको स्नॉप्सिस करें, एक प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद पिटिशन को जो है कोर्ट में पेश करें। सारे पॉइंट्स को जो है आपको रेज करना है, घबराना आपको कहीं भी नहीं है। और वाइफ यूजुअली क्या बोलेगी, मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है, हैरेस करता है। तो आप कोर्ट से एक बात रेज करो कि जो आदमी अपनी वाइफ को मार रहा है, पीट रहा है, तो ऐसी वाइफ क्यों साथ में रहेगी, और इसके आरोप अगर अप्रमाणित है, इसका कंटेंट जो है सस्पिशियस है, इसके गवाह के बयान में विरोधाभास है, और इसके अलावा ये खुद चाहते कि पति जेल जाए, तो घर कैसे बसेगा, जैसे इस केस में हुआ। तो साथियों कुल मिला के एक बड़ी जीत है मेंस राइट की। तो हमें घबराने का नहीं है, हमें ढंग से जो है सिचुएशंस को फेस करना है। डेफिनेटली हम लोग जीतेंगे। तो आप लॉ की लाइट में जो है अपने आर्ग्यूमेंट करें और अपने केस को जो है प्रॉपर्ली पुटअप करें। डेफिनेटली वी विल गेट अ सक्सेस। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।